आपको रुक करवा देते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की ओर। जालौन जिला के उरई में स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। डीएम और एसपी के साथ भारी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में राष्ट्रभक्ति के गीत और नारों की गूंज काफी देर तक गूंजती रही। पुलिस लाइन उरई से टाउन हॉल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही डीएम एसपी ने टाउन हॉल में लगाई गई विभाजन विभीषिका की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसलिए प्रातः ही जनपद के सभी घरों में और जितने भी प्रकार के प्रतिष्ठान रहे हैं उन सब जगह तिरंगा फहराया गया है। अब से 13, 14, 15 चलेगा। इसी के क्रम में जनपद में विभिन्न संगठनों द्वारा, सामाजिक शैक्षिक संगठनों द्वारा और जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के विभिन्न जो हमारी टुकड़ी है, एनसीसी है, एनएसएस है और होमगार्ड की टुकड़ी है, पुलिस, बीएसई, सभी जवानों ने अपने अपने ग्रुप में तिरंगा रैली निकाली है। और इसका उद्देश्य जो है लोगों को स्वतंत्रता के महत्व को बताना है, घर घर तक पहुंचाना है कि किस प्रकार हमने आज़ादी पाई और कैसे हमें अक्षुण्ण रखना है। और इसमें अब ये कार्यक्रम 3 दिन चलेगा, 13, 14 और 15। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के जालौन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 3,10,000 तिरंगा फहराया जाएगा। शासन से मिले निर्देशों पर भारी संख्या में तिरंगों को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से तैयार किया जा रहा है और 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा ताकि आम लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना बनी रहे। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बताया कि 9 ब्लॉकों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार सृजन में जोड़ते हुए झंडा बनाने का कार्य दिया जाएगा और ये महिलाएं झंडा बनाकर रोजगार सृजन करेगी। श्री महाकाल लोक टीवी के लिए जालौन से पुष्पेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट। इस जनपद का 6 लाख झंडे बनाने का झंडा बनाकर और हर परिवार तक वितरित करने का लक्ष्य था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक बैठक की गई। बैठक करके स्वयं सहायता समूह की जो दीदियाँ झंडा 3,74,000 बना रही, उसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों को 2,26,000 बांटे गए। जो विभिन्न विभाग अपना झंडा बनाया है, बनाने के बाद विकासखंड वार कैंप लगाकर न्याय पंचायत वार सारे झंडे गांव के परिवार को भेजा गया। जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश था कि जो इस झंडा तिरंगा कार्यक्रम में अच्छा कार्य करेगा उसको सम्मानित प्रशंसा पत्र जारी होगा और अभियान 100% सफल बनाना। सर, इसमें महिला समूहों का क्या रोल है, उनको कैसे रोजगार दिया जाएगा? स्वयं सहायता समूह की जो हमारी दीदियां हैं उनका टारगेट हमारा 3,74,000 का था। उसमें झंडा वो अपने CLF के माध्यम से अपना धनराशि लगाती हैं, कपड़ा खरीदती हैं, कपड़ा खरीदने के बाद उसको बनाती हैं, बनाने के बाद वो देती है तो उनको 20 रुपया पर झंडा लाभ हो जाता है। तो उनका मिनिमम सिलाई का 2 रुपया और कपड़े में 3, अगर हमारा 3 लाख का टारगेट है, 3 लाख के 3 तरीक का 9 लाख रुपए सीधे उनको खाते में फायदा जाता है। हमें सरकार की तरफ से कार्य मिला है 10,000 झंडे बनाने का। मैंने 5,000 झंडे में बना के भेज चुकी हूँ। भारतीय समिति संस्था की तरफ से रूला की साइड से मुझे गर्व महसूस हुआ है कि मुझे झंडा बनाने का ये अवसर मिला है कि हर घर में, हर ऑफिस और हर जगह झंडे लगेंगे। इस वजह से मुझे गर्व महसूस हुआ है। आम लोगों को लक्ष्य मिला है डूडा विभाग से 10,000 झंडे बनाने का और उसमें हम लोगों को रोजगार भी मिला है सरकार की तरफ से। ये हमारे लिए गौरव और सौभाग्य का वो है जो हम लोगों को झंडा बनाने का अवसर मिला है। ये पूरे राष्ट्र की शान, पूरे देश की शान है। हमें 10,000 झंडा बनाने का लक्ष्य मिला है डूडा विभाग से। 10,000 झंडे हमें बना के उनको देने हैं। तो कितने झंडे आपने अभी तक बना दिए? हमने 5,000 झंडे बना के तैयार करके भिजवा दिए। तो आपको ये रोजगार वगैरह भी मिल रहा है झंडे बनाने से? हाँ, रोजगार दिया है सन ने 10,000 झंडा बनाने का और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें तिरंगा बनाने का काम मिला है। कौन सा आपका समूह है? समूह के माध्यम से बना? हमारा ELF लगा है, सेवा भारती क्षेत्र स्तरीय समिति। हाँ, झंडा बनाने का लक्ष्य मिला है हमें। 10,000 बनाने का मिला है, 5,000 बना के भेज चुके हैं। बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। हमारे लिए गर्व की बात है ये कि झंडा बनाने का अवसर हमें मिला है। कौन सी संस्था समूह के माध्यम से आप लोग बना रहे हैं? ये सेवा भारती समिति संस्था है। किस विभाग से आप लोगों को ये लक्ष्य मिला? डूडा विभाग से मिला है ये
तो आप लोग ये सरकार से आपको रोजगार भी मिला है, तो क्या कहेंगे सरकार को? हाँ, बहुत अच्छा रोजगार है, सरकार को धन्यवाद करेंगे, बढ़िया काम दिया है उन्होंने हमें। खबर उत्तर प्रदेश के है, जहां देश की आजादी के बाद पूरे देश में हो रहे तिरंगे के अभिनंदन को लेकर बावनी के देशभक्तों ने 25 सितंबर 1947 को हरचंदपुर में तिरंगा फहराने की योजना बनाई। यहां खबर निजाम के कानों तक पहुंच गई और निजाम ने अपने अधीनस्थ कोतवाल को फरमान देते हुए कहा कि यहां तिरंगा यात्रा किसी भी सूरत में नहीं निकलनी चाहिए। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी का जश्न मना रहा था, तब उस वक्त जालौन के बावनी स्टेट में आजादी के बाद भी देश का तिरंगा फहराना गुनाह माना जाता था। वजह यह थी, वहां पर हैदराबाद के निजामों की सल्तनत और उनका कानून था, लेकिन कुछ क्रांतिवीरों ने तिरंगा यात्रा निकालकर निजाम के आदेशों का उल्लंघन किया तो निजाम ने उन पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हो गए और 26 घायल हो गए। इस गोलीकांड की गूंज पूरे देश में गूंजी और इस कांड को दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहा गया। श्री महाकाल लोक टीवी के लिए जालौन से पुष्पेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट। वही जो बताया कि 15 अगस्त 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, कि भारत स्वतंत्र होने पर ये हुआ कांड, यहाँ के स्टेट नवाब राजा लोगों को स्वतंत्रता चली गई, बस यहाँ 11 आदमी शहीद हुए। तो मतलब जुलूस निकाला गया था स्वतंत्रता की खुशी में, तिरंगा फहरा रहे थे? हाँ, तिरंगा फहरा रहे थे। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि स्टेट के नवाब ने गोली कांड कर दिया, 11 शहीद हो गए। तो स्टेट नवाब की क्या खुद की सेना थी क्या? नवाब के पास, हर राजा के पास पुलिस रहती थी स्टेट में। यहाँ के नवाब बामन गांव के राजा थे, बेरी के 5 गांव के, हर जगह राजा इधर थे। भाई अंग्रेजों ने अपना एक बॉडी गार्ड बनाया है। तो कैसे शुरू हुआ ये घटनाक्रम के, आप लोग जब निकल रहे थे आपके जो? अब हम कहाँ आगे इसके बता, जितनी हम उस 2 साल के थे ये जानकारी है कि झंडा फहराने में, जुलूस निकालने में ये घटना हुई। वहाँ की रोक थी, यहाँ स्वतंत्र हुआ देश तो फहराते, जिस तरह के प्रधान लोगों का जीत हो जाती तो झंडा फहर और गांव में अपना राइस दिखाते। जो शहीद हुए थे वो आपके परिवार के कौन थे? हमारे ताऊ थे। क्या नाम था उनका? नाम था बाबूराम सेवारे। अच्छा, आगे चल के फिर उन्हें कोई लाभ दिया गया सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से इन लोगों का, सरकार की तरफ से इन लोगों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, शहीदों का नाम चल रहा है। उसके बारे में सब ये जानते हैं हम कि हमारे गांव में 1947 पीरियड में गोली कांड हुआ था। जब देश अपना यहाँ आज़ाद हुआ था, तब ये यहाँ ग्राम सभा में खुशी का माहौल था। उसमें हमारे ग्राम इसमें कदौरा में बावनी स्टेट तो उस टाइम अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, तो बावन गांव के नवाब साहब थे। उसी पीरियड में हमारे ग्राम सभा में झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ गया, खुशी की वजह से कि हमारा देश आज़ाद हो गया। उस वजह से वो लोग चाहते नहीं थे कि झंडारोहण किया जाए, इस वजह से रोकने के लिए यहाँ गोली कांड हुआ। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, वो लोग चाहते थे कि झंडारोहण किया जाए, नवाब साहब चाहते थे कि झंडारोहण नहीं करने देना है। इस वजह से यहाँ गोली कांड हुआ, जिससे हमारे गांव के 2 लोग और आसपास के गांव के लोग, लगभग 11 लोग यहाँ शहीद हो गए। और उसी के यादगार में हमारे ग्राम सभा में उसका पार्क बना हुआ, शहीद स्मारक बना हुआ है, जिससे वो जी बिल्कुल बेकार हो गया, खंडर डला है, उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग आए, विधायक जी भी आए, सांसद जी भी आए, देख गए कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा, मगर कुछ हुआ नहीं है। जालौन जिले में कदौरा बावनी अकेली स्टेट थी जिसका भारत संघ में विलय हुआ था और जिसके नवाब को प्रिवी पर्स मिलता था। इस स्टेट की थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर पहले प्रकाश डालना होगा। 1784 में हैदराबाद के निजाम ने इस स्टेट को स्थापित किया था। उसके बाद में इस स्टेट को
सनद दी पेशवा ने और ब्रिटिश शासन ने इसको मान्यता दे दी। इस स्टेट में पहले सुचारू रूप से काम चलता रहा। स्टेट में बिगाड़ तब आया, आज़ादी जब होने वाली थी उसी के करीब के दिनों की बात है, जब यहाँ के जो उस समय के नवाब थे, नवाब ने टोंक घराने में दूसरी शादी की। उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी, तो उन्हीं के परिवार में से एक और थी, उनके साथ में उन्होंने शादी की, शौकत जहाँ जिसका नाम था उस बेगम का। और बेगम बड़ी महत्वाकांक्षा थी। और दूसरी तरफ राजा जो नवाब साहब थे वो बड़े आध्यात्मिक रुचि के व्यक्ति थे, तो इसलिए वो अपने आध्यात्मिक कार्यों में ही संलग्न रहते थे और एक तरह से शासन के सारे सूत्र शौकत जहाँ ने संभाल रखे थे। शौकत जहाँ बड़ी निरंकुश दमनकारी प्रवृत्ति की महत्वाकांक्षी महिला थी। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से उसका विवाद आज़ादी के पहले से ही शुरू हो गया था। बेगारी प्रथा के विरोध कर रहे थे वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे पंडित विश्वनाथ व्यास, जगन्नाथ सिंह वगैरह। अब इसी बीच में जब आज़ादी आई तो आज़ादी आने के बाद में भी यहाँ पर तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध जारी रहा। इसके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे इस चीज़ के बड़े मुखालिफ थे। उन्हें कतई गवारा नहीं हो रहा था कि आज़ादी के बाद में भी हम तिरंगा न फहरा पाएँ। तो 25 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। 25 सितंबर 1947 को ग्राम हरचंदपुर में उन्होंने तिरंगा यात्रा निकालने का निश्चय किया। दूसरी तरफ शौकत जहाँ के निर्देशन में वहाँ की कोतवाल ने कदौरा बावनी स्टेट की तैयारी कर ली, उनको रोंदने का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अरमानों को रोंदने का। एक चौक था बिल्कुल जलियांवाला बाग जैसी दृश्य था, जहाँ जिसको चारों तरफ से घेर लिया गया, निकल भागने का कोई रास्ता नहीं था। यहीं पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की और उनकी पुलिस की, कदौरा बावनी की पुलिस की झड़प हुई। झड़प में ज़्यादातर एक ही संप्रदाय के जवान थे और उस झड़प के बाद में पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग में 11 लोग मारे गए थे और उस फायरिंग के बाद में फिर कांग्रेस ने प्रतिनिधिमंडल भेजा वहाँ पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिले बुंदेलखंड भर के। उन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया, पूरे प्रकरण की जांच कराई गई हमीरपुर के कलेक्टर के माध्यम से। और उसके बाद में कदौरा के नवाब को बाध्य होना पड़ा। लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए दीवान का पद भंग कर दिया गया और उसमें लोकप्रिय मंत्रिमंडल उनकी सलाह के लिए गठित किया गया। लेकिन वो मंत्रिमंडल, ये व्यवस्था भी बहुत दिनों तक नहीं चली और आखिरी में 25 जनवरी 1950 को जब कदौरा बावनी स्टेट ने भी अपना विलय कर दिया भारत संघ में, तब ये परिस्थितियाँ। खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की है, जहां पूर्व सपा नेता पर आरोप लगाने वाली किशोरी का मेडिकल टेस्ट हो गया है। किशोरी के माता पिता की मौजूदगी में पुलिस ने जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया। वहीं किशोरी के माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि किशोरी को लाने वाली उसकी भुआ सौदा करने का काम करती है। वहीं किशोरी के माता पिता ने पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव और किशोरी की भुआ पूजा तोमर के खिलाफ पुलिस को तहरीर भी दी है। आपने तहरीर दी है, क्या तहरीर दी है, क्या लिखा उसमें, क्या हुआ आपके नाम पे तहरीर? गुड़िया नाम आपकी का? हाँ। क्या तहरीर दी आपने? एप्लीकेशन दिया जो मेरी लड़की ने बताया, उसमें गलत हुआ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके खिलाफ बोलना है किसके खिलाफ नहीं बोलना है। इंसान भरोसा अपने इंसान पे करता है, दूसरे पे नहीं करता है ना। इसीलिए अपनी लड़की को भेजा था, उसको घर पे नहीं पहुँचाया, 3 दिन उधर उधर घुमाती रही। अब बोल रही है कि मैं जानती नहीं हूँ कुछ भी, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। ये गलत है ना। हम लोग नोएडा से पूरी रात भागते हुए यहाँ पे सुबह पहुँचे आके। लड़की 3 दिन से पड़ी है, लड़की 3 दिन से पड़ी, उसके पास कोई भी नहीं। तब ये लोग उठा के लाए तो मेरे पास इन्हों लोगों ने मुझे फ़ोन किया। इनका फ़ोन 4 दिन से बंद जा रहा था। 4 दिन से फ़ोन लगा के परेशान। घर पे फ़ोन किया तो मम्मी बोली दिव्या अभी तक घर पे नहीं पहुंची है। तो लड़की की बुआ ने गुमराह किया? हाँ, लड़की की बुआ ने, ये इसकी पूरी चाल है। ये बोल रही है, सोच रही थी कि मैं एक लड़की को जरूर लेके आऊंगी और इसी ने ये चाल किया है पूरा। इसका यही इसी की कमाई खाती है ये। अच्छा, तो कोई फोन भी आ रहे हैं आपके पास दबाव के समझौते के? नहीं, अभी कोई दबाव के मेरे पास कोई फोन नहीं आया और इनके पास फोन है नहीं। समझौते कराने का। वो आपकी बिटिया पढ़ती है? हाँ, लड़की
10th में गई है इस साल, गांव में दादी बाबा के पास में पढ़ रही थी। इनके पास कैसे पहुंची? ये दिल्ली से आ रही थी यहाँ गांव के लिए। अच्छा। तो हमने उसको भेज दिया, हमने कि गांव जा रही तो दिव्या को लेके चली जा, उसका स्कूल चालू हो गया है। अच्छा, उसको छोड़ देना। हाँ, वो यहीं कन्नौज में पढ़ती है? नहीं, यहाँ पढ़ती है गाँव में, ससुराल में हमारे रामपुर बिनौरा में रहती है। अच्छा, समझौते के लिए, लड़की पे दबाव बनाने के लिए आपकी जो ननद है उनका फोन आया आपके पास? हाँ, उनका कल परेशान कर रही मुझे कि मेडिकल मत करवाना उसका, जैसा हम बोल रहे वैसा करो, मेरी बात मानो, तुम मीडिया वालों की बात मत मानो, तुम थाने में मत जाना, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। बस खत्म करो, आ जाओ। सारा पूरा किया धरा उन्हीं का है, उनका यही धंधा ही है। अच्छा, नोएडा में भी यही करती है, यहाँ भी वही करती है। वो जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें लड़की बोल रही है कि कुछ हुआ नहीं। हुआ कैसे नहीं, सबके सामने बच्चे नहीं बता पाते हैं ना, उसको अभी इतनी समझ नहीं है, वो 14 साल की हुई है लड़की, उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। क्या बताया आपसे उसने? क्या बताया, जो उसके साथ हुआ है वो बताया है उसने, उसको इतना खुद ही नहीं समझे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं कोई होना। प्रेशर तो नहीं है? नहीं, मेरे ऊपर किसी का नेता का, किसी पुलिस का? नहीं, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। तहरीर आपने खुद लिखी ना? हाँ। क्यों आए यहाँ पर? यहाँ पे आए हुए हैं लड़की की वजह से, हमारी बहन जो है लेके गई, और ये जो है काम जो भी करवाया हुआ है मेरी बहन का करवाया हुआ है, ठीक है। और पुलिस जो है हमारी पूरी मदद कर रही है, सीओ साहब हमारे सही हैं और हमें पूरा भरोसा है उनके पास। क्या हुआ, बेटी ने क्या बताया आपको? बेटी ने बताया यही, जो भी बताने वाली कोई बात ही नहीं, वो तो खुलेआम सब आ ही रहा है। नहीं, बेटी ने आपको क्या बताया? आपकी क्या बात हुई बेटी से? बता दीजिए जो बताया है। बेटी ने हम ये बताया कि हमारे साथ गलत हुआ है। हाँ। किसने किया? नवाब से। तो आप लोगों ने आप शिकायत की कुछ? किससे? किसी से शिकायत की? पुलिस को क्या बताया आपने? आपकी तरफ? पुलिस तो सामने खड़ी है, जो भी बात हो तो किससे हमने लिखित में वो दी है हमने। अच्छा, आपकी बहन के साथ रहती थी, ये कैसे रहती थी? आपकी बेटी कैसे पहुंची? ये हमारे जो है घर पे नहीं रहती थी। हाँ, आपकी बिटिया? ये लड़की हमारे पास रहती थी, अभी 1-1.5 महीना हो गए। हाँ। तो इसको हमने बुलाया था अपने पास वहाँ पे। हाँ। और जो है ये आ रही थी, जो हमारी बहन थी, ये आ रही थी गाँव। हाँ। तो इन्होंने बोला कि हम गांव जा रहे हैं, लड़की को भेजो, तो भेज दो। तो हमने सोचा ठीक है, ये जा रही है तो बहन के ऊपर तो है, हर कोई भरोसा कर लेता है, भाई बहन है, ठीक है। तो हमने इनको भेज दिया इनके साथ, और यहाँ आने के बाद ये समस्या बन गई। अच्छा। हाँ। ये हुआ कि नौकरी देने के नाम पे बुलाया गया? नौकरी फोकरी सब हमने कभी करवाई नहीं, लड़की पढ़ रही थी अभी। तो नौकरी वाली बात कहाँ से आ गई? नौकरी वाली कोई बात ही नहीं, लड़की पढ़ रही है अभी, हाई स्कूल में इस साल एडमिशन अभी करवाया हमने। तो और कुछ बताया कि किसी नेता का नाम हम कुछ बताया कि किसी का नहीं, नाम? हमें किसी नेता फेता का नाम नहीं बताया, जो भी है। कोई दबाव तो नहीं? नहीं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं, और जो है वो हमने आपको बता दिया। क्या करते हैं? हम जो है सिलाई का काम करते हैं। कहाँ पर? नोएडा में। नोएडा में? हाँ। पत्नी साथ में रहती है? हाँ, सब बच्चे साथ में रहते हैं। अच्छा। बच्चे वहीं पढ़ते हैं, आज से नहीं रह रहे सर, 13 सालों से रह रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में किशोरी से रेप मामले में आरोपी पूर्व सपा नेता का अब डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए टेस्ट की अनुमति के लिए पुलिस ने कोर्ट में आवेदन दिया है। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल लिया जाएगा। यहां बात एसपी अमित कुमार यादव ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि किशोरी को लाने वाली उसकी बुआ की भी तलाश चल रही है। इसमें कल पीड़िता के मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करा लिया गया है, और कल न्यायालय के समक्ष पीड़िता का बयान भी कराया गया, जिसमें इसने दुष्कर्म की बात बताई, जिसके आधार पे दुष्कर्म की सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गई है। इसके अलावा इसमें जो शुरुआत में पीड़िता के साथ जो बुआ थी, उसका भी रोल संदिग्ध पाया गया है। कल इनको बयान के लिए बुलाया गया था, ये उपस्थित नहीं हुए। इनके माँ बाप ने भी लड़की की बुआ पे आरोप लगाए हैं। इसमें इस समय इसकी बुआ की तलाश की जा रही है, जिसको उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और विधानिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। इसके अलावा आज जो अभियुक्त है उसकी भी डीएनए सैंपलिंग की कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में अनियंत्रित रोडवेज बस ने ऑटो के सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। गंभीर घायल को जिला अस्पताल में कानपुर रेफर कर दिया गया है। मृतक कानपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद बस में फंसे ऑटो काफी दूर तक बस खींचती चली गई और
फौर हादसे के बाद बस चालक कंडक्टर गाड़ी छोड़कर फरार भी हो गया। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहाँ से टक्कर मारी है और आराम से ये खिंचता हुआ चला। अगर चाहता ड्राइवर तो रोक देता, हमारा भाई बच जाता। ड्राइवर ने पूरी वहाँ तक अपनी साइड को बचाने के चक्कर में अपनी साइड खींच ले गया और खिंचता हुआ आखिरी में वहाँ पहुँचा। ये टायर चढ़े पूरा हमारे भाई तब वो यहाँ से छोड़ के गाड़ी भागा, यहाँ से तब छोड़ के गाड़ी भागा। कहाँ के रहने वाले भी आप? हम रहने वाले पियानी के और बिगन का इसका एक्सीडेंट हुआ तो बिगन का